की चुनाव एक्सप्रेस आज कन्नौज में है। कन्नौज की जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, सभी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से तीसरे चरण के रण के लिए सियासी प्रचार चल रहा है, उसमें पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर यूपी बिहार के मुद्दे की एंट्री हो गई है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रचार के दौरान यूपी और बिहार के भैयाओं को पंजाब से भगाने की बात की और उनके साथ में खड़ी हुई प्रियंका गांधी ताली बजाती दिखी। ये वीडियो हर तरफ वायरल है और भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में वोट मांग रही है और दूसरी तरफ यूपी बिहार का अपमान हो रहा है। तो एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं कि क्या कांग्रेस वोट की फसल काटने के लिए खंड खंड की राजनीति पर चल रही है। और साथ ही तीसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें आज अखिलेश यादव कन्नौज में थे। यहां से उन्होंने एक बार फिर से उस बात को दोहराया कि प्रथम चरण में सपा 100 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है और तीसरे चरण के बाद लीड इतनी बढ़ जाएगी कि भाजपा को 7वें चरण तक सभी बूथ खाली मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुंदेलखंड में रहे, उन्होंने एक बार फिर से तमंचावादी, परिवारवादी, नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डिटेल रिपोर्ट देखिए और फिर सभी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत होगी। कांग्रेस ने यूपी बिहार का किया अपमान। प्रियंका गांधी पंजाबियों की बहू है, एक तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके राज करते बड़ नहीं। वोट की खातिर कांग्रेस का खंड खंड प्लान। तो मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अखंड भारत में बंटवारे की बात क्यों? तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के दावेदार चन्नी साहब आपके साथ चुनावी मंच पे खड़े होके उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी कहते हैं और कहते हैं उनको पंजाब में भटकने नहीं देंगे, और आप उनकी जबान नहीं पकड़ती हैं, आप हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, नारे लगाती हैं। यूपी बिहार के लोगों से ये कैसी नफरत? आज उन्होंने कांग्रेस के पलीते में आखिरी कील ठोक दी है। खुद तो पंजाब से जा ही रहे हैं, उन्होंने पूरे देश में आज कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। कन्नौज से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो देखा आपने किस तरह से सियासी हमले आज कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से किए गए और एक बार फिर से बंटवारे की राजनीति का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया गया। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। कन्नौज की तमाम जनता भी हमारे बीच में उपस्थित है और उनसे हम यही कहना चाहेंगे, आप सब जो पूछना चाहते हैं उन सवालों के जवाब हम लेंगे। एक एक करके हाथ उठाइएगा। जो मेहमान इस वक्त पोडियम पर मौजूद हैं उनसे हम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शरद मिश्रा जी हैं, सपा का पक्ष रखने के लिए नवाब सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस की ओर से हैं विवेक नारायण मिश्रा जी, सुभासपा की तरफ से नवीन त्रिपाठी जी और एआईएमआईएम की तरफ से सुनील कुमार जी हमारे बीच में हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आज कांग्रेस से। विवेक नारायण मिश्रा जी, जबरदस्त मुद्दे की एंट्री यूपी की सियासत में हो गई है। हिजाब के बाद मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको सीधे तौर पर खंड खंड राजनीति और बंटवारे की पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। चन्नी जी कह रहे थे यूपी बिहार के भैयाओं को टिकने नहीं देंगे, तो मतलब ये क्या है? पंजाबियत, पंजाब, बाकी सब बाहरी है क्या? पंजाब हिस्सा नहीं है बिहार का? ये किस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से भाजपा ने आरोप आप पर लगाया? देखिए, आप बात करते हैं, चन्नी जी ने ये बात किस संदर्भ में कही है वो एक अलग इशू था, लेकिन जहां तक आप भाजपा की बात कर रहे हैं मुद्दा बनाने की, तो मैं इस संबंध में आपसे 3 बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जिनको आतंकी कहते हैं महबूबा मुफ्ती, उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई और जब तलाक हो गया तो फिर कहने लगे वो आतंकी हो गए। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं मैं, जिनको कहते हैं कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जिन्होंने, मुलायम सिंह जी ने, उनको 2003 में भाजपा ने गद्दी बिठाया और ये कहते हुए बैठाया कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र अगर बचेगा तो मुलायम सिंह जी से बचेगा। अच्छा,
लेकिन इस पर यह भी जवाब दे दीजिए कि चन्नी जी ने किस संदर्भ में ये बात कही जिससे मैसेज ये गया कि यूपी बिहार के भैयाओं को खदेड़ेंगे। एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इसको अपमान से जोड़ा जा रहा है यूपी वालों के। और तीसरी बात भाजपा की बात कर रहे हैं, अभी कन्नौज में प्रधानमंत्री जी आए थे 12 तारीख को, और वो तिरवा में उन्होंने रैली की। तिरवा वो जगह है, कन्नौज की पुण्य जगह है, जहाँ पे अन्नपूर्णा जी का सिद्धपीठ है, जहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मां अन्नपूर्णा जी का नाम नहीं लिया। वो ठीक है, उन्होंने किनके मंदिर में मत्था टेका, वो कब गए, कितना समय था, लेकिन चन्नी जी पे कुछ बोलिए। सवाल चन्नी जी पे था। नहीं, सवाल चन्नी, उसमें भी आ रहा हूं मैं। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी कन्नौज में आए और उन्होंने कहा कि कन्नौज की इत्र के बजाय दुर्गंध फैल रही है, ये कन्नौज के लोगों का अपमान किया उन्होंने। चलिए, यूपी बिहार के भैया पंजाब में नहीं टिकेंगे, इस पर नहीं बोल रही है कांग्रेस, कुछ नहीं कह रहे हैं नेता। 3 बार उस सवाल को मैंने दोहराया। भाजपा का रुख करेंगे। ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है, यूपी बिहार के भैया पंजाब में नहीं टिक पाएंगे, तो मतलब हिजाब के बाद एक और मौका आपको मिल गया। मतलब क्या इससे भी अब ध्रुवीकरण की कोशिशें होंगी? ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनकी राजनीति रोको और टोको और भगाव की है। इनका अलायंस है मुंबई में अलायंस है इनका, वहां से भी ये भारतीयों को भगाने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं देश में जो भी लोग रहते हैं वो भारतीय हैं, और देश, वो कहते हैं पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब किसी का नहीं है, पंजाब पूरे देश का है, और पंजाब में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। इनका यही काम है, ये इस तरीके की बात करते हैं। एक तरफ तो ये हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हाथ काटने का काम करते हैं। इस तरीके की राजनीति करने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, पहले सपा से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड है? यूपी बिहार के भैयाओं को पंजाब से भगाएंगे या नहीं टिकने देंगे? और प्रियंका गांधी उस पर ताली बजाती दिखी। ये कांग्रेस का व्यक्तिगत अपना मुद्दा है, लेकिन जो ये कह रहे हैं भाई साहब, ये तो मुद्दे की तलाश में रहते हैं। ये बात नहीं करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार देने की हमने बात की थी। ये किसानों की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, गरीबी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये हिजाब और तमाम मंदिर मस्जिद, कभी भी जाति और धर्म की राजनीति करने वाले काम नहीं करते हैं। ठीक है, कौन जातिवादी राजनीति कर रहा है, कौन धर्म को आड़े ला रहा है, इस पर सबसे तीखे सवाल होंगे। सुभाषपा से भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आपका क्या सोचना है? कांग्रेस पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लग रहा है, आप सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, खंड खंड राजनीति का आरोप लग रहा है। यूपी में वही लोग वोट मांग रहे हैं जो पंजाब में ये सुनकर हंसते हैं कि यूपी बिहार वाले भैयाओं को भगाएंगे। देखिए, इस समय हम लोग और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बाबा जी की विदाई में लगी हुई है। पूरी और गुना बन चुके हैं, गठरिया बिल्कुल तैयार है, और 10 मार्च को गाड़ी पे बैठा के और सीधे विदा कर देंगे हम लोग मंदिर को। जाइए काम खत्म। अच्छा, ठीक है, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किस तरह आप और समाजवादी पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन लेकर आए। AIMIM से भी नेता हमारे साथ हैं। ये बताइए, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अब जब स्कूलों तक नहीं भेजेंगे तो कैसे बड़ी पोस्टों तक पहुंचेंगी महिलाएं? उनको एम्पावर करने की बात करेंगे या पूरा ढककर और दकियानुसी सोच की तरफ धकेलेंगे? देखिए, मैं पहले आपके सवाल का जो आपने 4 लोगों से पूछा है कि जो पंजाब के लोग, जो कांग्रेस ने बोला है कि हम जो यूपी और बिहार के भैया लोगों को भगाएंगे, ऐसा मुंबई में भी हो चुका है, जो विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग करते रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा, ये आरोप तो शिवसेना और मनसे पे लगाए। सुन लीजिए मैम, आमची मुंबई जी। हाँ। देखिए, जो अभी कांग्रेस का जो है कि जो बिहार और प्रदेश के जो युवा हैं जो नौकरी के लिए जा रहे हैं उनको भगाने का, ये भाजपा की नाकामी है। जब ये रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं, तो रोजगार के लिए जाएंगे कहाँ? मुंबई जाएंगे, पंजाब जाएंगे। अगर ये प्रदेश में रोजगार देते, जब 2014 से मोदी जी आए, 17 से योगी जी आए, इनसे पूछिए, मनरेगा में नौकरी देते हैं और बोलते हैं कि सरकारी नौकरी दी। सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया है। एक समय ऐसा आता था जब हमारी बहन बेटी के लिए सरकारी दामाद ढूंढते थे कि हम अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे सरकारी दामाद देके। अब सरकारी कुछ बचा ही नहीं है, सब तो इन्होंने बेच दिया है। अब मैं पूछना चाहूंगा लोगों से, जवाब देना बीजेपी वालों को, इनको भगाना कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का आप विरोध कर रहे हैं, तो एक एक करके सभी विषय हम उठाएंगे, लेकिन अब वक्त है जनता से सवाल लेने का। अपने हाथ खड़े कीजिए जिसको भी सवाल पूछना है। यहाँ पर कन्नौज की जनता भी मौजूद है और सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं इस पूरी भीड़ में। चलिए, क्या नाम है आपका?
किससे और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है मेरा कि कन्नौज सांसद को 3 वर्ष हो गए, पूरे हो गए उनके 3 वर्ष, और इन्होंने कन्नौज के लिए क्या किया, इनसे पूछिए सवाल। ठीक है, पूछेंगे सांसद निधि का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। और जी आप बताइए, अब आप बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमाशंकर मिश्रा। कन्नौज में मोहब्बत से हमको लोग गल्लू कहते हैं, गल्लू पेंटर। चलिए, गल्लू अंकल जी से सुनते हैं क्या मुद्दे और सवाल। सवाल हमारा ये है कि मैं जनता से सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं 2 मुक्तक सुनाऊंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा कि मैं बुजुर्ग हूँ, थका हुआ हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जब दंगों में हो रहे थे खून के स्नान देखिए, इंसानियत के मंच पे थे बैठे शैतान देखिए। कानून तो निर्बल और गरीबों के लिए था, बेईमान बने बैठे थे श्रीमान देखिए। तो आज तुष्टीकरण की नीतियों को तोड़ना होगा और गैर इंसाफ की ताकत को मोड़ना होगा, और जिन आंखों में नहीं हया शर्म का पानी, ऐसी आंखों को बहुत जल्द फोड़ना होगा। धन्यवाद। अपने शायराना अंदाज में सारी बातें कह दी आपने। एक और सवाल इधर से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूफी नूर मोहम्मद है। मैं पीस पार्टी से कोऑर्डिनेटर हूँ कन्नौज से। मैं सवाल करता हूँ इस बात का कि आज मुझे मौका मिला है अपने चुनाव को सही तरफ ले जाने का। आज जो है हमें इस लाइन पर क्यों खड़ा किया गया? सारे लोगों को मैंने देखा, कांग्रेस से लेके 45 साल 40 साल राज किया, और सपा ने भी हमको जो है छलावा के अलावा कुछ नहीं दिया, और बसपा ने भी हमको जो है सिर्फ जो है दंगों पर उठाया गया और हमको जेलों में भरा गया। और जो है आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय जो है हमारे सवाल किससे? आपका सवाल पूछिए। सवाल मेरा जो है, पहला सवाल हमारा समाजवादी से, दूसरा सवाल हमारा भाजपा से, तीसरा सवाल हमारा बसपा से है। ठीक है, क्या सवाल है? सवाल ये है हमारा समाजवादी से। पहला सवाल ये है कि हम जो है कहते हैं कि हम इंसाफ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो दंगा हुआ तो किसकी सरकार थी? ठीक है। ये सवाल मैं आप दोनों के पास ले जाती हूँ। वो साहब है, मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सबने छलने का काम किया, कांग्रेस ने भी, बसपा ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी। सवाल उठाया है कि जब दंगा हुआ था, जब हम जेलों में ठूसे गए थे, या जब हम पर जुल्म हुआ था, तो किसकी सरकार थी? आपकी। उधर पंडित जी कह रहे हैं कि सपा सरकार थी, हम पे अत्याचार हुआ। ये मुस्लिम भाई कह रहे हम पे अत्याचार हुआ। जिसने गलत किया उस पे पुलिस ने कार्रवाई की। दूसरी, इनकी दोनों का जवाब, गल्लू चाचा का जवाब है, जब हमारी दुर्गा यात्रा में ही लड़ाई ये कराते थे। जब दुर्गा यात्रा निकलती थी, शोभा यात्रा, चुप रहिए, जब ये दारू पी के दुर्गा यात्रा में कौन, किस पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू पी के हो हल्ला करते थे। सुन लेना मेरी बात। अरे सुनिए, आप माता रानी के भक्तों पे गलत, आपकी यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को आपको उखाड़ कर फेंक देगी, क्योंकि कन्नौज की जनता भी जानती है। अरे मेरी बात, मैं 5 सेकंड बात पूरी करिए। अरे सुनिए, उस बार अब इन दुर्गा भक्तों को क्या हुआ है? ये घर में क्यों बैठे हैं? जब सरकार इनकी ये यात्रा में क्यों नहीं जाते हैं? ये क्यों नहीं जाते हैं दुर्गा यात्रा में? अब घरों में क्यों छुपते, अब क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, ये बताइए, बहुत गंभीर आरोप लगाया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देवी के भक्तों के लिए यहाँ पर किया गया। क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि उस वक्त आप लोग शराब पीकर जाया करते थे, और अब जो है घर में क्यों बैठे हो? इनसे कह दीजिए, बात पूरी कर ली सर, शांत रहिए। कह दीजिए कि पहले तो इस बात पे भक्तों को गाली देने के नाम पे ये माफी मांगे, और दूसरा सुनिए, कन्नौज की दंगे की बात मैं समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को बताना चाहता हूँ। वो समाजवादी पार्टी जिसको मुसलमानों का 20% वोट तो चाहिए, लेकिन 20% मुसलमानों के वोट के नाम पे केवल 5 मुसलमान MLC बनाए अपनी जाति का, अपनी अखिलेश यादव की अपनी जाति का केवल 3% होने के बावजूद भी 17 MLC बनाए। ठीक है, क्या ये जो आंकड़ा गिनवा रहे हैं, क्या इसी कारण आप पर परिवारवाद और जातिवाद करने का आरोप लगता है कि आपको 20% का वोट तो चाहिए, लेकिन जब उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो अब आप लोग पीछे हट जाते हैं? आप किसी भर्ती को उठा के देख लीजिए,
जितना इनका हक बनता था योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। ये क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम? कौन है बी टीम? ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। इन कह दीजिए कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम सम्मान देने का काम करेंगे। ठीक है, आप लोगों से दरखास्त है, आपस में मत भिड़िए, आपस में मत भिड़िए, मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। 5 सेकंड बात पूरी कीजिए, मुझे और एक मिनट। अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश में कितनी, अरे हाथ नहीं लगाएगा कोई, दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, आप दूर हटिए, हाथ नहीं लगाएगा एक दूसरे को कोई, हाथ नहीं लगाएगा एक दूसरे को। सबका विकास, सुन लीजिए, सबका विकास, सबका साथ देने वालों ने मुसलमानों को कितनी टिकटें दी, ये देंगे कितनी? ठीक है, ये फैसला कितना करेंगे? एक मिनट, हाँ ठीक है, आप दोनों दूर रहिए, दूर रहिए आप दोनों। समाजवादी जब सरकार होती है तो ये हाथ पकड़ने का नाम नहीं, गर्दन पकड़ने का काम करते हैं। दूर रहिए आप लोग, दूर रहिए। आपने पूरी बहस सुनी, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आप देखिए हालात कहाँ तक पहुँच गए कि बस हाथापाई शुरू नहीं हो गई। अगर मैं बीच में नहीं आ पाती, लड़िए मत आप लोग, लड़िए मत आप लोग, लड़िए मत। ठीक है, आरोप ये लगा कि मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए होता है, लेकिन जब मत देने की या रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उनको दूर रखा जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप है, तो जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगे की बात हो रही है, मैं उसी के जवाब पहले दे रहा हूँ कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वहाँ लोग कैंपों में रह रहे थे, उस समय बीजेपी के लोगों ने क्या सपा सरकार का विरोध किया था? उस समय मैं पूछता हूँ लोगों से, आज जवाहर बाग कांड हुआ तो ये बीजेपी के लोग कहाँ चले गए थे? जब शाहजहांपुर में पत्रकार मारा गया और सपा सरकार के मंत्री का नाम आया, उस समय भाजपा कहाँ थी? ये एक इनकी आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। ये एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके ये जो विभाजनकारी अंताक्षरी है वो कर रहे हैं। ये विभाजनकारी का सबसे बड़ा आरोप तो आज आप पर लगा है, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे। यूपी बिहार के भैयाओं को पंजाब से भगाएंगे, इस पर आप जवाब नहीं दे रहे। देखिए, चन्नी ने ये बात इस संदर्भ में कही थी कि संगठन में जो लोग उत्तर प्रदेश से बिहार के हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी, संगठन की बात थी ये। आप इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई करिए, लेकिन भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है, उसको यूपी बिहार की अस्मिता और सम्मान से जोड़ दिया है। ये बताइए, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक के लिए रस्साकशी चल रही है, ठीक है, कि वो हमारा, वो कह रहे हैं हमें सबने छला है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई भी हो। आप सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सवाल ये आया था कि जब दंगे हुए थे तो उस वक्त सपा की सरकार थी। देखिए, मैं इसका जवाब बाद में देंगे। पहले हम जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग गुंडों का आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। नंबर 1 बात, जैसे माननीय सुब्रत पाठक सांसद, उन पर कई आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं। बनवारी लाल के लड़के पर कई आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं। इसके बाद में जो असीम अरुण यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, इन पर भी ब्रह्म हत्या का आरोप है। और हमारे पूर्व सांसद माननीय डिम्पल यादव, माननीय अखिलेश यादव, माननीय अनिल दोहरे जी, माननीय अनिल पाल जी या अरविंद यादव जी पर कोई भी मुकदमा हो बता दें इनको। ठीक है, हाल तो कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट किसी भी पार्टी की आप उठाकर देख लीजिए, सब पर कहीं ना कहीं आपको अंडरलाइन करने में मिल जाएगा कि कहां किस पर कितने मुकदमे हैं। झगड़ा गया इस बात के लिए, किसके कम किसके ज्यादा। देखिए मैम, पहले जो आपने नकाब और हिजाब के बारे में क्वेश्चन पूछा था, मैं उसके बारे में आपको जवाब देना चाहता हूं कि जो अभी कर्नाटक में बहुत बड़ा केस हुआ हमारे मुस्लिम समुदाय के ऊपर हिजाब और नकाब के पीछे, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पत्रकार भाई ने पूछा माननीय अखिलेश यादव जी से कि आप ये नकाब और हिजाब के बारे में कुछ पूछेंगे, तो माननीय अखिलेश जी का जवाब था कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा है इनको सरकार में लाने का? जब हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए बात नहीं कर सकते, उनके हक की बात नहीं कर सकते, तो क्यों मुस्लिम समुदाय उनको क्यों वोट करे? चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। यहाँ AIMIM के नेता है, यहाँ पर भी कई मुस्लिम समुदाय से लोग हैं और आरोप आप पर फिर लगा है कि जब मुस्लिमों के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, हिजाब और नकाब के मुद्दे का जिक्र AIMIM के नेता यहाँ से कर रहे हैं, तो आप चुप्पी साध जाते हैं। आपको वोट तो बटोरने हैं, लेकिन उनके किसी भी इश्यूज पर हाथ नहीं रखना और ना उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना। ये भारतीय जनता पार्टी के और वैसी साहब मुद्दों काम करते, काम नहीं करना चाहते हैं। हम, आप ये बताइए, विकास किया वहाँ पे कहाँ अनदेखी की गई? उर्दू अनुवादक किसने इनके भर्ती कराए? इनके बाउंड्री वाल किसने कराई? जो दंगे होते थे, मुलायम सिंह को इनके वजह से मुल्ला कहा गया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी तथ्यों को बात कर रहा, अभी मैंने पूर्व में दोहराया, आप मुसलमानों का वोट लेने की बात करते हैं। 20% मुसलमानों का वोट छाती ठोक के चाहिए आपको, लेकिन MLC 3 बनाए हैं। अपनी जाति का केवल 4% वोट है और MLC कितने
17 कतनी और करनी में फर्क है। ये जिसका साथ लेते हैं उसी की गर्दन काटने का काम करते हैं। जनता के बीच से सवाल, इधर चलते हैं, इधर महिलाओं से पूछते हैं, महिलाओं से। जी, आप सपा से हैं? सपा की कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। आज नहीं, ये साइकिल का मतलब। बेटी हूँ, मेरा नाम अलवी मिश्रा है, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। इस चुन्नी को ओढ़ने के बाद मैं सपा में सुरक्षित फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। 10 मुकदमे लगे हैं, इसलिए कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। सबसे ज्यादा अत्याचार बताइए, एक मुख्यमंत्री जब ठोक देने की बात करता है, सम्मान किस जगह पे? वो तो कहते हैं दंगाइयों माफियाओं की ठुकाई होगी। इनसे पूछिए दंगाई कौन है? जिनका बेटा, हम मुझे इनसे पूछना है बीजेपी के प्रवक्ता से कि जिनके बेटे ने 8-9 किसानों की मृत्यु गाड़ी चढ़ा के कर दी, आज वो बाहर है। दंगाई ये है कि दंगाई वाले समाजवाद के लोग हैं। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। जिनके मुख्यमंत्री पर खुद ही सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं, वो बात करते हैं समाजवाद तो गुंडा ही बोलते हैं। और ये चंदा चोरों की सरकार है, ये गुंडों की। चलिए, आप कोई अपशब्द यूज मत करिए, क्योंकि फिर वही चीज वहाँ से भी शुरू हो जाएगी। अब उधर से सवाल लेते हैं। हाँ, इधर आइए, इधर सवाल लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इन समाजवादी पार्टी वालों से पूछिए कि जितने भी शिक्षित टीचर लगे हुए हैं, वो सब किसी को कुछ नहीं आता, अंगूठा टेक है और सब पैसे दे के लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी से ये अनुरोध है कि 2013 में जो राम मंदिर पर हिंदुओं पर हमला हुआ था, ये किसने कराया था? और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नींबू की तरीका निचोड़ती है और फेंक देती है। मेरा क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि जो पिछली सरकार 2017 से पहले जो नकल माफिया हावी थे उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करके हम जैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, क्या अगर ये भविष्य में सरकार ये हमें आश्वासन देंगे कि उन नकल माफियाओं को यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाएगा? यूपी में अभी एक जो पेपर हुआ था उसका पर्चा लीक हुआ, उसके लिए योगी जी ने उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, तो ये क्या नकल माफियाओं के साथ वो? ठीक है, दो महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। आपने सुना होगा, एक तरफ तो कहा गया, उन्होंने संबोधित ही ऐसे किया, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। मतलब ये बताइए, उन्होंने ये बाद में कहा कि मैं लड़की हूँ, लेकिन ये कहा ब्राह्मण की बेटी हूँ। मतलब धरातल पर चीजें हैं और इसीलिए उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। आज बेटियां यहाँ सुरक्षित बैठी हैं तो ये योगी जी की सरकार में, नहीं तो समाजवादी पार्टी में ये बेटियां घर में रहती थी, क्योंकि लोग घात लगाए बेटियों पर बैठे होते थे। और रही उन्नाव की बात, तो सुनिए आप उन्नाव के आपके कोऑपरेशन फेडरेशन के मंत्री फतेह बहादुर के बेटे रजोल ने एक दलित की बेटी को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ने का काम किया है। यही दलित समाज आने वाले 10 मार्च को जिस समाजवादी पार्टी को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ देगा। ठीक है, चलिए, सवाल ये भी आया, यहाँ से कुछ लोगों ने पूछा कि नकल माफियाओं पर नकेल कसी है क्या आपने? वो कह रहे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया, और आज जब उनके घर पे बुलडोजर चलता है तो आपके पेट में दर्द होता है। सुनिए, ये समाजवादी पार्टी पे नकल का आरोप लगाते थे और इनके कार्यकाल में ऐसे मेरे पास प्रमाण हैं। मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सुनिए पहले बात, आप लोग आपस में मत भिड़िए, एक एक करके मेरे पास प्रमाण हैं। हजारों छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा ही नहीं दी, उन्हें पास कर दिया गया, परीक्षा नहीं दी। और अगर ये स्वीकार करें, हम मार्कशीटें दिखा देंगे, स्टूडेंट लाएंगे। नहीं, आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या स्कूल के एकेडमिक पेपर की बात कर रहे हैं? स्कूल के, हाई स्कूल, इंटर में हजारों छात्रों ने परीक्षाएं नहीं दी। वो तो कोरोना के कारण नहीं हुई ना, सबको एक उसके तहत प्रमोट किया गया। इसके पहले कोरोना 2 साल से, सरकार 5 साल से चल रही है। मैं बात करता हूँ 19 की, मैं बात करता हूँ 18 की। ठीक है, ये बड़ा आरोप आप पर। ऐसा हुआ है क्या? वो कह रहे हैं कि हजारों स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया गया और उनको अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। ये केवल लाल टोपी लगाकर चिल्लाना जानते हैं, और यही इनके झूठ का पुलिंदा 10 मार्च को इन जो लाल टोपी लगा के उत्तर प्रदेश में गुंडे घूम रहे हैं, इनको बाहर भेजने का काम करेगी।
ठीक है, चलिए जनता के बीच से सवाल लेते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नहीं रुकिए, आप रुकिए, क्या नाम है? मेरा एक सवाल है कि यहाँ का सांसद ब्राह्मण, यहाँ की विधायक अर्चना पांडे ब्राह्मण, खुशी दुबे की कोई गलती नहीं थी। आज खुशी दुबे 3 सालों से जेल में है और आप देखिए टन्नी मिश्रा, उसकी जमानत हो जाती, एक खुशी दुबे निर्दोष जेल में है। देखिए सर, कोर्ट केस और गवाहों के आधार पर ही फैसला ले सकता है, उस पर ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकती हूँ, तो न्यायालय का फैसला है। कोर्ट जिनको हत्या कर दी, जिन्होंने खुलेआम हत्या की किसानों की, वो जेल के बाहर हो गया। अभी हमारी यहाँ बहन ने कहा कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप लोगों ने भी बयान चलाया था, डिम्पल यादव के उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने छेड़ा था। वो कह रहे थे भैया से शिकायत करूंगी, उस पे जवाब दे दो। दूसरा, समाजवादी पार्टी अभी कह रही थी अरे पंजाब में क्या आप उत्तर प्रदेश के वासी नहीं है? वहाँ अगर युवा उत्तर प्रदेश का भगाया जा रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप विरोध करिए, भाजपा में बात मत डालिए। मेरा सवाल है भाई, बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कह दी कि आप स्टैंड नहीं ले रहे। आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे कि जिसने जो कहा हो सो कहा हो, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यूपी बिहार से नौजवान मजदूर या ऐसा गरीब तबका वहाँ जाकर लेबरी करता है, काम करता है। अब उनको ऐसे कोई खदेड़ भगाने पर आएगा तो आप विपक्षी दल है, आप ही कोई स्टैंड नहीं ले रहे, टाल रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मुंबई में भैया लोग भगाए जा रहे थे तो मन से उसके शिवसेना के साथ गलबैया कर रहे थे, तब शर्म नहीं आई थी तुम्हें? तब क्या हो गया था? कौन नेता बोला था इनके उत्तर प्रदेश के लिए? क्यों उनके साथ गठबंधन सरकार चला रहे थे? मुंबई में नहीं हुआ, तब ये क्या कर रहे थे? शर्म करो। देखिए, ये भाजपा के लोग हैं जिनको असली मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अफवाहबाजी फैलाते हैं। नहीं, इसमें क्या अफवाह है? पंजाब में अगर यूपी बिहार के भैयाओं को खदेड़ने की बात कही है, जनता इस पर सवाल पूछ रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना हम इसको डब्बा बंद कर दें और उस पर बात ही ना करें। नहीं, पंजाब में चन्नी जी ने ये कहा है कि संगठन में टिकट देने की बात कही, अगर यूपी बिहार के लोग होंगे तो संगठन में टिकट नहीं देंगे, उनको भगाने की बात नहीं कही उन्होंने। ठीक है, आपका अपना तर्क है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सबकी दलीलें सुनी, नौजवान, रोजगार, सबकी दलीलें आपने सुनी। सपा की तरफ से तो ये भी कहा गया कि हम सुरक्षित है, महिलाएं, हम बैठे हैं, लेकिन वहाँ जनता से किसी ने कह दिया कि छेड़खानी में एक बार शिकायत डिम्पल यादव को भी होना पड़ा था और उनको कहना पड़ा था कि भाई भैया से शिकायत करूंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि ये वर्तमान विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, सुब्रत पाठक के नाम से कहीं भी पूरी लोकसभा में एक पत्थर नहीं लगा है। विकास देखा है हमने, कहाँ देखा है? जसोदा में अडानी की गोदाम देखी है हमने। ठीक है, ये सवाल भाजपा के नेता के पास जाएगा कि सांसद और विधायक निधि से कितने कामकाज हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं बहन जी का कहता हूँ कि बहन जी ने बोला कि समाजवादी सरकार जब थी तो महिलाएं सुरक्षित थी, तो इन्हीं के मुखिया का स्टेटमेंट था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, मुझे आज भी याद है। दूसरा मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 57 PCS अधिकारी जो बने थे वो सारे के सारे यादव थे, तो ये जातवादी पार्टी है। और तीसरी मैं बात करता हूँ, मुझे आज भी याद है 2007 में जब बीएसपी की सरकार गई थी, 78,825 वैकेंसियां थी बेसिक विभाग में, उसकी ऐसी समाजवादियों ने छीछा लेदर की, इतने घपले किए कि इनका सचिव आज भी जेल में, आप पता कर लीजिए। ये है समाजवादी वर्कर। और दूसरा मैं बता देता हूँ, इन्होंने मुस्लिम भाइयों को चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए कि ई रिक्शा चाहिए? ये समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगने का काम करते हैं और बहलाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा मुस्लिम भाइयों से, अब उनकी पार्टी बन गई है MIM, उसको मजबूत करें और घर को मजबूत करें। ठीक है, आपने अपनी बातें कही, लेकिन जनता के बीच से भी सवाल आया है और बाकी पैनलिस्ट भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो मैं भाजपा के नेता के पास जाना चाहूंगी। ये बताइए, ये सवाल 2-3 जगह से आ चुका कि कन्नौज के अंदर सांसद निधि और विधायकों की निधि से क्या काम हुए बीते 5 साल में? आप गिना दीजिए कि क्या अचीवमेंट्स हैं आपके। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कन्नौज जनपद में बहुत से काम किए हैं। हमने 5 ऑक्सीजन, सुन लीजिए आप तरोताजा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया है। हमने एक डायलिसिस यूनिट लगाने का काम किया है। मैंने एक डायलिसिस यूनिट लगाने का काम किया है। एक CT स्कैन मशीन मैंने लगाई है।
हरपालपुर से लेके मैंने हरदोई से लेके हरपालपुर तक चौड़ीकरण का काम कराया है। मैंने सामुदायिक शौचालय बनाए हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। हमने पंचायत भवन बनाए हैं जिसमें 499 पंचायत सहायक की नियुक्ति देने का काम किया है। केवल आपकी सरकार में आपने केवल लोगों का वोट लिया और ठगा। आपने घोटाले किए हैं। आपने एलडीए घोटाला किया। वो एलडीए घोटाला जिस घोटाले में आपने महिलाओं की वर्दी बेच ली, महिलाओं में साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट के लिए कपड़ा आया था और आपने पेटीकोट का कपड़ा बेच लिया। ठीक है। इन्होंने विकास की फेहरिस्त गिनवा दी कि हमने 5 साल में ये काम किया। अब सवाल आप पर उठाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे हैं, बड़े बड़े घोटाले आप लोगों ने किए। घोटाला तो माइक आपके सामने, आवाज आप ही की जाएगी। घोटाला तो देश में सबसे बड़ा मोदी राज्य में गुजरात में 23,000 करोड़ रुपए का हुआ है। दूसरा ये प्लांट बताते हैं ऑक्सीजन प्लांट। अच्छा बताओ, कोरोना में कहीं ऑक्सीजन थी? लोग तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं। जो 1,000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना था, अब इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट 1 लगवाया। 5 कौन है, नाम बताइए। ठीक है, चलिए आप थोड़ा और स्पेसिफिक होके और थोड़ा प्रकाश डालिए। ऑक्सीजन आप बता रहे हैं कि लोग कोरोना काल में मरते रहे। आपके मुख्यमंत्री अपने सहपई में पिता की धोती के पीछे दुबक के बैठ गए और कह दी भाजपा की वैक्सीन है, और भाजपा वैक्सीन नहीं लगाने दी, जिससे कि समाजवादी का बहुत सा कार्यकर्ता मिला और उसके बाद अपने वैक्सीन लगवा ली। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये लोगों को मारने का काम करते हैं, मारने का। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने अपने दावे किए। आप जनता के बीच से सवाल लेते हैं। आप जनता के बीच से रुक जाइए, इधर से सवाल लेते हैं, रुकिए, देखा वो नहीं, पीछे ये MIM वाले आए नहीं हैं, ये लाए गए हैं। और खबर ये भी है कि पैसों की भी फंडिंग हो रही है। ये भाजपा वाले फंडिंग कर रहे हैं। ये बिके हुए लोग हैं। 90,000 मुसलमान है और 95,000 वोट मिले थे। बनवारी लाल हार गए थे। 50,000 वोट मुसलमानों का पड़ेगा तो उसमें का MIM जीत जाएगी। सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, दूसरा कोई काम नहीं। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके न्यूज चैनल का नाम है 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप पंजाब का यहाँ क्यों जिक्र कर रही हैं? क्योंकि कहा गया है कि यूपी के भैयाओं को भगाएंगे। कितने रुपए दिए गए आपको, ये बता दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये प्रत्याशी लेके आए हैं, सदरी छोड़ के जिन्होंने वर्दी छोड़ के जिन्होंने सदरी पहनी है, ठीक है, अभी तक रस्सी को सांप बनाते रहे। इनकी बीबियान पे विश्वास नहीं करती तो जनता कैसे विश्वास करेगी? किसकी बात कर रहे हैं? ये जो यहाँ प्रत्याशी लेकर आए हैं कन्नौज में। मैं पूछता हूँ, आपसे भी अनुरोध है और बीजेपी पर सवाल बहुत सारे लोग अनुरोध है, क्योंकि किसान की कब बात होगी, नौजवान की कब बात होगी, बेरोजगारी की कब बात होगी, महंगाई की कब बात होगी? आप नहीं करते हो। आप हिंदू मुस्लिम करते हो। कब तक करोगे? कब तक? भाई साहब, मीडिया को घेरना बंद करिए। शोर मचाना बंद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सवाल यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। ये दरअसल एक तमाम सियासी पार्टियों के बीच में ना ये कंपटीशन चल गया है। दरअसल ट्रेंड ये बन गया है कि इनको ऐसा लगता है कि चुनाव इनका आपस में नहीं हो रहा, इनका मीडिया से चुनाव हो रहा है। हाँ, और आपके समर्थक खामोश रहेंगे तो उनको पता चलेगा सारे सवाल यहाँ पर 3-3 बार हो चुके हैं। सवाल ये आया है कि नौजवानों की नौकरियों के अवसर कब मिलेंगे, बेरोजगारी पर कब बात होगी, और किसानों को क्या आप संतुष्ट नहीं कर पाए? आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। पहले तो मैं बता देता हूं युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस भर्ती के 1,43,000 पुलिस भर्ती दी। शिक्षकों की भर्ती की 1,27,000 शिक्षक भर्ती हमने की है। हमने उच्च शिक्षा के अंतर्गत हमने 16,000 वैकेंसी दिया। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हमने 15,000 वैकेंसियां दी। सुन लीजिए, वैकेंसियों की बात करते मैं आपको बताना चाहूंगा। आप समझिए, मैंने लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 32,000 भर्तियां देने का काम किया है और राज्य विधिक सेवा आयोग के अंतर्गत 13,000 वैकेंसियां देने का काम किया है। आप में क्षमता कंपटीशन में आइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि नकलों से लोग नेता, लखनऊ से लोग सरकारी बाबू बन जाया करते हैं। यह कंपटीशन देने वाला ही आगे बढ़ेगा, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि इन्होंने वो आंकड़ा बताया कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं, पर साथ ही ये भी कहा कि असंतुष्ट वर्ग वो है जो नकल करके पिछली सरकार में पास हुआ करता था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उत्तर प्रदेश में
20 करोड़ जनता रहती, हिस्से में 50 लाख नौकरियां पड़ती हैं, कितनी दी? ये नरेगा को नौकरी बताते हैं, ये नरेगा को नौकरी बताते हैं। शर्म आनी चाहिए। जिसने मास्टर डॉक्टर बनने का सपना देखा, ये फावड़ा चलवा रहे हैं, नौकरी बताते हैं नरेगा की। जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि आपका ऑफर बहुत बड़ा था, कितनी नौकरियां देंगे, तो अब तक कोई आंकड़ा है कितनी नौकरियां आप दे चुके हैं, नौकरी और स्वरोजगार? मैंने 6.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। मैंने अभी आपको आंकड़ा गिनाया, मैंने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं, रोजगार के अवसर दिए हैं। मैंने एक महिला स्वयंता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। ये बौखला गए हैं क्योंकि इनकी सरकार चली गई है, सत्ता का नशा चूर हो गया है, फिर सत्ता में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंकना। ठीक है, चुनावी भाषण आप दे रहे हैं, पूछ लीजिए इनसे आंकड़ा। AIMIM के लिए सवाल जनता के बीच से आया है और सवाल ये है कि आप तो वोट कटवा है, भाजपा की बी टीम है, जहां चुनाव लड़ते हैं भाजपा को फायदा होता है, और यूपी भी आपको इसीलिए लाया गया है। इन समाजवादियों से पूछिए कि इनकी बहू कहाँ है। इनकी बहू है भाजपा में। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी आशीर्वाद देते मोदी जी अगली बार आप प्रधानमंत्री बने। फोटो ये खिंचाते हैं भाजपा वालों के साथ, सपा भाजपा आपस में मिले हुए हैं और AIM प्रत्याशी से बोल रहे हैं फंडिंग हो रही है। किसने कितनी फंडिंग दी है? आपने तो सपा और भाजपा मिले हुए हैं, ये तो बहुत अनोखी जानकारी दे दी। और जो सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों, आज हक अधिकार की बात हो रही है। अगर आपको अपना घर मजबूत नहीं किया तो ये समझ लिए आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। और जो आरोप लगा रहे हैं ना कि हम वोट काटने आए, हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। कुशवाहा समाज और मुस्लिम समाज मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो आज तक सबकी खटिया खड़ी कर रहा है और 100 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, आपका अपना दावा है। आप बताइए, कहा जा रहा है कि बसपा बहुजन समाज पार्टी को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, और सपा तो ये भी आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं वो उसका भी झुकाव भविष्य में भाजपा की तरफ हो सकता है। आपकी पार्टी है, पूर्वांचल में ज्यादा सक्रिय है, लेकिन आज आप इस पोडियम पर है और सपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जातिगत समीकरणों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव साध पाएंगी पार्टियां? नहीं बहन जी कुछ नहीं, ये बहन जी भाजपा की भी पार्टी है, ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। और बाकी ये जो 22 के जो भावी जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव जी है। ठीक है, आप जो है खुला समर्थन दे रहे हैं कि 22 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन अगर थोड़ा समय और रिक्वेस्ट है, थोड़ा 15 सेकंड में बात पूरी करिए, बहुत सारे लोग हैं। 700-750 किसानों का मौत का जिम्मेदार कौन? अगर युवा नौकरी मांगता है तो उस पर लाठियां चालू होती हैं। और बात मुद्दे की होनी चाहिए, नौकरी का और विकास की होनी चाहिए। 3 बार सवाल पूछ लिया मैंने, आपने सुना था जवाब? नहीं, एक बार भी कोई जवाब दिया मुझे तो इन्होंने भी जवाब नहीं दिया कि यूपी भैया को भगाएंगे। मुझे तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। यहाँ के प्रत्याशी की बात करना चाहता हूँ कि कैसे जो किसानों पे जो टेनी जी थे उनके बेटे हैं, आज उनपे कैसी धाराएं लगाएंगे जो वो बाहर निकल के आ गए। टेनी जी का सवाल आ चुका वहाँ से, वो मैंने रखा, न्यायालय में पूरा मामला है। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछूंगा, इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल बंद की, अब उसको जब अखिलेश जी ने चालू करने के लिए कह दिया है तो इनको मिर्च क्यों लग रही है? और मैम, आज शाम का समय है, कन्नौज का वो हाल है कि इस समय साइकिल चिलम पर भारी है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, तो गुंडों की पार्टी है। गुंडा के जियाउल हक को जो है समाजवादी पार्टी ने मरवाया था। समाजवादी पार्टी सन 12 से सन 17 तक शासन में रही, 18% नौकरी देने को कहा, 28% यादवों को दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी 2 लाख नौकरियां दे रही थी। आज तक 2 लाख नौकरियां कहाँ गई? भ्रष्टाचार सरकार है। और वो कुछ पूछना चाहेगा? आप बोल चुके हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता से है। ये दलितों के हित की बात करते हैं, इनसे पूछिए हाथरस की बेटी को मुर्दा जला देना रात के समय में बिना परिवार की इजाजत लिए, क्या वो सही था? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो ये मार्कशीट की बात कर रहे थे कि मैं भी बिना पेपर दिए पास हुआ हूँ, मेरे पास मार्कशीट रखी है। अरे भाई, आपने कैमरे पर चेहरा दिखा दिया, आपको वापस उसी क्लास में ना पहुँचा दे कोई दिक्कत नहीं। ये समाजवादी जो लोग हैं, ये अभी नवाब सिंह भाई ने कहा था मैंने नौकरियां दी, मुलायम सिंह ने ये भी तो कहा था मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, तो क्यों नहीं आरक्षण? उनका कहाँ चला आरक्षण? नहीं तब जी, मैं ये ओवैसी जी की पार्टी
और बीजेपी की पार्टी, दोनों लोगों का सवाल है। ये लोग, एक लोग हिंदू हिंदू करते हैं, एक लोग मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। ये लोग नौकरी की बात क्यों नहीं करते? ये लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये लोग किसानों की बात क्यों नहीं करते? योगी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, कहाँ गया वो वादा? क्यों नहीं? 750 किसानों का जिम्मेदार कौन है? ये लोग ये बताए, भाजपा के लोग 70 लाख नौकरी के लिए कहा था, किसको रोजगार मिला? 1 करोड़ लैपटॉप के लिए कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को लैपटॉप देने का किया? रोजगार का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, भर्तियों का मुद्दा और उसके साथ ही मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन की बात हुई थी। आपके लिए भी सवाल है, आपके लिए भी सवाल है। आपके लिए सवाल ये आया है कि समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। आप सरकार में आए भी और चले भी गए, आपने धोखा किया उनके साथ। MIM के लोग जितनी चाबी भरे उतना चले खिलौना। ये वादा तो आपने किया था ना। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं करते हैं, ये समाजवादी पार्टी पे सवाल करते हैं, जो डबल इंजन की सरकार चल रही, क्योंकि जितनी चाबी भरी जाती है उतना ही खिलौना चलता है। 18% का वादा तो किया था ना आपने। 18% नहीं, 20% नौकरियां मिली हैं, 20% योग्यता के अनुसार। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, किसी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जैसा भरा जाता वैसे ही चलते उतना। ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं। आपके लिए सवाल आया है नौकरियों से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। मैंने अभी आपको इससे पूर्व नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी दी कि हमारी सरकार ने 6.5 लाख नौकरियां तकरीबन दी हैं। उस बारे में पूरा आपको जानकर मैं बता, लेकिन मैं एक सवाल पूछा चाहता हूँ सभा के प्रवक्ता से। आज अखिलेश यादव जी मां अन्नपूर्णा मंदिर ग्राउंड पे आए थे और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा, मतलब मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी को जो राजनीति मिली है वो उनके पिता के द्वारा मिली है, लेकिन जो नौकरियां पुलिस वालों को मिली है वो मेहनत से मिली है। उन पुलिस वालों को उन्होंने कहा, ए पुलिस वालों तुम बहुत बदतमीज हो, ऐसी। ठीक है, ये मैं रख देती हूँ क्योंकि शो खत्म करने का वक्त आ रहा है। जाते जाते एक सवाल इन्होंने उठाया, वो ये कि अखिलेश यादव जो है वो एक वीडियो वायरल है जिसमें मंच से कहते हुए नजर आ रहे पुलिस वालों से कि ये पुलिस वालों बहुत बदतमीज हो, तुम हट जाओ। तो उनका ये कहना है कि ऐसे कहना चाहिए पुलिस वालों को। ये झूठ ही बोलते हैं। अभी हम ये क्या कह देंगे, हमने कहा इनसे कि 5 प्लांट बता दो, इन्होंने नहीं बताया। सुनिए, टोपी लगाकर गुंडे, अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा, ये झूठे लोग हैं, इनके पास मुद्दे नहीं, झूठ की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में मत लड़िए, फैसला जनता करेगी, फैसला जनता के हाथ में है। तो हमने कन्नौज की जनता से उसके मुद्दे जाने, उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है, पंजाब से यूपी बिहार के भैयाओं के लिए जो बात की गई उसका उत्तर प्रदेश में क्या असर है और किस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। लेकिन अब तीसरे चरण के लिए तमाम सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं और इसीलिए बार पलटवार का सिलसिला जो आपने इस मंच पर देखा वही हमें उनके तमाम वरिष्ठ नेताओं द्वारा जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। तो कन्नौज से आज चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन कल कानपुर में होगी आपसे मुलाकात रात 8 बजे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंचेगी मोती झील। जुड़िए हमारे साथ, फिलहाल दीजिए इजाजत।